हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए 9th का एक और लेक्चर, बेहतरीन सा लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन। तो आज हम स्टार्ट करें ग्रेविटेशन। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एंड पैशन के साथ, ठीक है। तो क्लास 9th का ये चैप्टर है आपका, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है आपका ग्रेविटेशन। कौन सा है? ग्रेविटेशन। तो चलिए बने रहिए। ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स every object toward its center, ठीक है। सेंटर is called या known as ग्रेविटेशन बोल लो, और इसको बोल सकते हैं हम ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी और बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि हर अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये आपकी क्या है? अर्थ है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है, और इसका सेंटर है ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अर्थ हर एक चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यानी कि अगर अर्थ के ऊपर हम उछलें या फिर हम जंप करें, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने फेंका, वापस से मेरे हाथ में आ गया, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। कौन बेटा? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इनफैक्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जिससे अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 चलिए। अब आपका जो आता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल बोल रखा है तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, बात समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स every other object with a force which is directly proportional to the product of masses, ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance, between them, बात समझ में आ रहा है? between them कहने का मतलब ये है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और एक और बॉडी है, ठीक है। इनके बीच में जो है आपका, मान लेते ये है इसका, ठीक है, सेंटर से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो है आपका, मान लिया हमने, ये जो है इसको हमने मान लिया कितना डिस्टेंस बेटा? r डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। इसका मास कितना है? m1, इसका मास कितना है? m2, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। ये इसको, ये a बॉडी है, ये b बॉडी है, ठीक है बेटा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, b वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आ जाएगा ये ऐसे, तो ये आ जाएगा FBA, ठीक है।
और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, यह देगा FAB, ठीक है। FBA का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स, और वो फोर्स जो होती है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताई जाती है, समझ में आ रहा है। तो वो जो फोर्स होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही है, ये अंडरलाइन करो, और इसका जो फॉर्मूला है वो अभी हम डिराइव करेंगे जस्ट एक सेकंड के बाद। तो छाप लो जल्दी से, 3, 2, 1, चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, अब हम फिर से वो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, फिर से वो डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो बना लेते हैं भाई साहब। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। आइए, अब क्या हो गया बेटा, इनके बीच में का डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा, ये आगे इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है आपका कितना बेटा, r, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, ठीक है। ये है a, ये है आपका b, तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स होगी, ठीक है, तो हम उस फोर्स को डिराइव करते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। जो फोर्स आती है, वो फोर्स जो आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये हमने भी पढ़ा है। तो ये आ गया आपका m1 इंटू, आपका कितना आ गया m1 इंटू, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। देखो बेटा, ये जो साइन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली बोला गया यानी कि सामने वैल्यूज़ है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया तो नीचे है, तो ये बेसिकली जो साइन होता है ये होता है आपका प्रोपोर्शनल का साइन, किसका, प्रोपोर्शनल का। तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरे क्या कह रहा है, जो फोर्स है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, देखो प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली का मतलब क्या है कि वो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि जो फोर्स है वो क्या हो गया बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा, r स्क्वायर के। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को कंबाइन कर दो। तो f का फॉर्मूला कितना निकल के आया बेटा, वो निकल के आया m1 अपॉन में m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज है उसको ऊपर रखोगे, जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे रखोगे, ठीक है। कितना आ गया आपका r स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है वो होता है आपका अल्फा, ठीक है। और डायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो सामने है, और इन्वर्सली का मतलब क्या है, वो डिवाइड में है। बात समझ में आ रहा। तो यानी कि आपका ये चीज़ देखो एक बारी, ठीक है, और एक बारी ये चीज़ देखो, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है ये, इन्वर्सली, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम कांस्टेंट का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, वो होता है g। ये कितना आ गया, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आता है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट आमने सामने हैं और उनके अंदर मास है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद फोर्स विच इज गिवन बाय g इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो जल्दी से छाप लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार ये फॉर्मूला आएगा आपका, तो छाप लो जल्दी से, 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या आया, f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये g जो होता है, ठीक है, ये g जो होता है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये g जो आ गया, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 जो आ गया, ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए फर्स्ट बॉडी का मास आ गया, ठीक है।
m2 जो आ गया आपका, यह हो गया मास ऑफ सेकेंड बॉडी, मास ऑफ ए सेकेंड बॉडी। तो सेकेंड बॉडी का मास ये आ गया, ठीक है। r जो आ गया वो क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर r तो रेडियस होता है, नहीं बेटा ये डिस्टेंस वाला आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, टू बॉडीज़, ठीक है। और f क्या हो गया, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स जो होता है उसे हम f से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो मास होता है, ठीक है, ये जो मास होता है ये किस में आएगा बेटा, ये आ जाएगा केजी में। ये मास भी किस में आ जाएगा, केजी में। ये जो रेडियस है किस में आ जाएगा बेटा, मीटर में। और ये किस में आ जाएगा बेटा, न्यूटन में। तो हम इसकी यूनिट निकालते हैं, ठीक है। SI यूनिट ऑफ जी, ठीक है, SI यूनिट ऑफ जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो F का फॉर्मूला कितना है आपका, G m1 m2 अपॉन में कितना है बेटा, r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं G की वैल्यू निकालूँ तो ये r जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये m1 m2 आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो कितना आ गया, m1 m2। देखो फोर्स किस में होती है बेटा, न्यूटन में। ये कितना आ गया, मीटर का स्क्वायर कर दोगे, बात समझ में आ रहा है, r स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। ये कितना आया आपके पास, kg इंटू kg आ गया, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। और ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका SI यूनिट, ये क्या आ गया बेटा, SI यूनिट ऑफ G। और G क्या होता है आपका, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल छाप लो, ठीक है। अच्छा, इस G की वैल्यू होती है, इस G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67। कभी आप 6.7 यूज़ करते हो, कभी 6.6 यूज़ करते हो, इंटू 10⁻11। और यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो G की वैल्यू आपको याद रखनी है। G की यूनिट हमने यहाँ पे डिराइव कराई है, और यूनिट को डिराइव करना बहुत आता है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए छाप लो, जल्दी से छापो, 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या बताता है बेटा, ये अगर हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस ये बता रहा है क्या इंपॉर्टेंस ये है, तो द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मान लीजिए एक अर्थ है और अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो हमारा मास कितना है m1 और अर्थ का रेडियस कितना है r, और ये कितना अर्थ का रेडियस मास मान लेते हैं m, ठीक है। तो यहाँ भी जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी बेटा, G m1 me अपॉन में r स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो ये फोर्स क्या हो गया बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गई। क्या हो गया बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अर्थ हमें इस फोर्स से क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मान लीजिए जैसे कि ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के अराउंड एक और पेंसिल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक अर्थ के अराउंड एक और आपका क्या है, ये ले लेते हैं, ओहो ये तो उसको कर देते हैं गायब, ठीक है, इसको कर देते हैं गायब, पूरे गायब हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको ले लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको ये कर सकें। तो हमने क्या किया कि इसको ये मान लिया आपका मून का ऑर्बिट। अब क्या हो रहा है बेटा, मून जो है, जैसे हमने मान लिया मून ये रहा, ठीक है, ये है आपका मून, ठीक है, ये आपका क्या है, मून है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका मून, ठीक है, ये है आपका मून, ठीक है। और मून को जो है ये अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स लगा रहा होगा F, कितनी बेटा, फिर से वही याद आएगा, G मास ऑफ अर्थ, इसको मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, यह हो जाता है मास ऑफ मून, ठीक है, मास ऑफ मून। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं d स्क्वायर। इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है ऑर्बिट का, वो क्या है d,
ठीक है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम इनकी भी फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड जो होता है मून का घूमने में जो फोर्स लगती है वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको मास ऑफ, देखो जी पता है आपको, मास ऑफ मून पता है, मास ऑफ अर्थ पता है और डी स्क्वायर इनके डिस्टेंस ही बताया, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स से अर्थ उसको पकड़े हुए है। अगर वो फोर्स हट जाएगी या कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो मून आपका ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसी जो होता है प्लैनेट्स भी जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द किसके बेटा, अराउंड द सन, तो उनके बीच में भी क्या लग रही है बेटा, ये वाली फोर्स लग रही होती है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी इसका एक एग्जांपल है। द टाइड्स ड्यू टू द मोशन एंड द सन, ठीक है। आपने देखा होगा कि लहरें उठती हैं, ठीक है, तो जैसे ये इस पर फोर्स डाल रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये है आपका, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो फोर्स होती है ये इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो मून भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मून जो है छोटा मास है, ठीक है, तो वो अर्थ को तो घुमा नहीं सकता। तो मून क्या करता है कि अर्थ के जो वेव्स बनाता है, अर्थ के ओशंस पे ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है तो उससे टाइड्स बनती हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि जब भी कभी टाइड्स बनती है तो वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून से बनती है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा? बिल्कुल समझ में आएगा, तो छाप लो। इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्स के साथ, ठीक है, एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी का, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। क्या क्या रखा है, द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ। देखो ये क्वेश्चन है, तो मास ऑफ द अर्थ दे दिया me, कितना दे दिया भैया, ये दे दिया 6 × 10⁻24 kg। बात समझ में आ रहा है। मास ऑफ द मून दे दिया आपको, मास ऑफ द मून ये दे दिया आपको, ये दे दिया 7.4 × 10⁻, कितना दे दिया 22 kg, ठीक है। और डिस्टेंस जो है आपका r जो है कितना दे दिया बेटा, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को आप चेंज करो किसमें, मीटर में। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10⁻5 × 10⁻3, तो कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 10⁸, कितना आ जाएगा मीटर, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। अब आपको पता है जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। अब आपको फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F जो होता है वो कितना आ गया, Gm, ठीक है, एक me है और एक mm है, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, r², ठीक है। तो F है, ठीक है बेटा, ये तो निकालना है आपको। वैल्यूज पुट कर दोगे 6.67 × 10⁻11, ठीक है। me कितना आ जाएगा आपका, 6 × 10⁻, कितना आ गया आपके पास 24, यह आ जाएगा आपके पास 7.4 × 10⁻, कितना आ जाएगा आपके पास 22, अपॉन में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3.84 × 10⁸8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको वैल्यूज़ आपको पता चल गई, इस वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसके क्या करोगे बेटा, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैंने आपको पुट कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, पूरा आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं फिर से आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छाप लो इतने, ठीक है, छाप लो जल्दी से, 3, 2, 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी, आगे हम बात करते हैं बेटा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, एक ऐसा फॉल होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिरे। जैसे ये पेन पकड़ा, ये छोड़ दिया मैंने, तो ये पेन जो छोड़ा ये गिरा कहाँ पे बेटा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फोर्स के वजह से ये गिरा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ओनली, ठीक है, वी से द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के वजह से गिरे, मतलब एक तो मैं ये ऐसे फेंक रहा हूँ तो ये मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, बट ये एक ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये फ्री फॉल है। ये बात समझ में आ रहा है।
द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेस एंड इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे मैं बताता हूँ भैया, बताता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो समझाएंगे भी हम, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है m, इसको मैंने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे आके गिरा, ठीक है, यहाँ पे आके गिरा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पे था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी आपकी u वो कितनी आ गई, 0। मान लीजिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा और छोड़ा, तो जब मैं इसको पकड़ रखा हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब मैंने क्या देखा, मैंने इस पॉइंट पे देखा, मैंने ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट पे देखा मैंने हो गया B, ये पॉइंट पे देखा मैंने देखा C, और ये पॉइंट आ गया D, और ये बिफोर हिटिंग है, मतलब मान लो यहाँ पे हिट करने वाला है इससे ऊपर, तो मैंने यहाँ पे देखा u0, यहाँ जब देखा तो मैंने देखा इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखा कितनी होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, और जब मैं यहाँ पे देखा जस्ट बिफोर इट हिटिंग द ग्राउंड, तो मैंने देखा इसकी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो इसमें क्या आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाया जाता है। देखो बेटा, व्हेनेवर स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, जब भी व्हेनेवर स्पीड इंक्रीजेस, तो क्या होता है बेटा, तो होता है आपका एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन। तो जब कभी स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगती है, वो फोर्स कौन दे रहा है बेटा, ग्रेविटी, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा, स्मॉल g से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया, ठीक है, वैल्यू जो आई, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको डिराइव कराऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से छाप लो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, जब भी वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसको डिनोट करते हैं g से, और उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो जल्दी से छाप लो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना कि हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपके पास, ठीक है, और फिर आएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, ऑफ फ्री फॉल। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, पहली थी आपके पास, फर्स्ट थी आपकी v = u + at, ये थी आपके पास बिल्कुल। दूसरी थी आपके पास s = ut + ½ at², ठीक है। थर्ड जो थी आपके पास वो थी v² = u² + 2as, ये थी आपके पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दोगे, क्या ध्यान देना है बेटा, अब आपका जो a है वो यहाँ पे चेंज होगा किसमें बेटा, g में, ये चीज़ को ध्यान देना है, नंबर 1 पॉइंट। और जो आपका s है वो चेंज किस में हो जाएगा बेटा, हाइट में, तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँगा इसकी अगर मैं देखूँगा क्या बेटा, v = u + at, a की जगह मैं सब जगह g लगाऊंगा और s की जगह मैं क्या लगाऊंगा, h, क्योंकि हम हाइट से बात करेंगे, ऊपर नीचे ग्रेविटी तभी तो बात करेंगे, ऐसे वैसे ग्रेविटी में क्या बात करेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो हम करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या आ गया बेटा, v = u + gt, बात समझ में आ रहा है। सेकंड की बात करेंगे तो क्या है बेटा, h = क्योंकि s की जगह मैं क्या यूज़ करूंगा बेटा, h, तो h = कितना आ जाएगा, ut + ½ gt²। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा v² = u² + 2gh, बात खत्म। तो ये जो दिखाई दी आपको, ये आपकी क्या है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, ये इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल है,
ठीक है। और ये जो है ये क्या है आपकी, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने डिराइव भी कर रखी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के बहुत अच्छे से लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नोट डालो यहाँ पे, नोट क्या डाला आपने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन, नोट नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से छोड़ा जाता है, मतलब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमेशा 0। और आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा a इक्वस टू कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा प्लस का g हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो वो टुवर्ड द ग्रेविटी जा रही है, तो जब टुवर्ड द ग्रेविटी जाएगी तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव में होगा और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं काट के फिर से बना देता हूँ, ये पॉजिटिव की वैल्यू, पॉजिटिव का g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम g लेते हैं और प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो छाप लो, क्योंकि नोट नंबर 2 भी डालना है मुझे, तो छाप लो जल्दी से 3, 2, 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा, या मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, छोड़ो। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड मतलब सीधा फेंकते हैं, यानी कि नीचे से मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, नीचे से मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप कि आपका, ठीक है, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा v, वो कितनी हो जाएगी 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा आपका, यानी कि हम g की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इससे समझ में आया, अगर मैं किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो देखो बेटा ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे 0 हुआ तभी तो नीचे आएगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, मान लीजिए ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ उसको, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि इसका u जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 0, और g कितना आ जाएगा आपका प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जब ऊपर फेंकोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो आप देखोगे, ठीक है, तो इसका v तो कुछ ना कुछ होगा, बट v जो है 0 हो जाएगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। और क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। किससे जा रहा है बेटा, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, ठीक है, तो आपका g जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2, जब थ्रोन अपवर्ड, ये अपवर्ड वाला केस है, मैं यहाँ पे लेता हूँ अपवर्ड, ठीक है। और ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है, जब इसको हम ड्रॉप करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जल्दी से छाप लो, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, ध्यान रखना। और इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी एंड s इज इक्वल टू कितना आ गया ut, सॉरी s नहीं, हम h लेंगे, ध्यान रखिए। तो अब आदत बदलनी पड़ेगी, ये फ्री फॉल की ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये फॉर्मूला है, ये किसका है बेटा, फ्री फॉल का
फ्री फॉल्स की इक्वेशंस हैं, और फ्री फॉल्स में जब आप लगाओगे तो ये नोट 1 और नोट 2 आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है। तो जल्दी से छाप लो और हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, जल्दी से 1-2 न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0 सेकेंड। मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है, कार यानी कि कोई अनाड़ी ही होगा जिसने गिरा दिया। एक कार है जो कि ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, क्लिफ से नीचे गिर रही है, और कार आपकी यहाँ पे आ गई। बात समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा केस है भैया, ये ड्रॉप वाला केस है। तो जब भी ड्रॉप वाला केस है, कौन सा केस है, ये ड्रॉप। तो ड्रॉप वाला केस है तो आपको समझ में आ गया कि इसकी सर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, यू, वो हो जाएगी 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जो आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसने बोल रखा है जी 10 लेना है, तो 10 लेना है तो 10 ले लो, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। ये तो और मज़ेदार वाली बात है, आपकी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, टाइम दे दिया आपको कि यहाँ पे गिरने में टाइम कितना लगा, इसको टाइम जो लगा टी वो कितना लगा बेटा, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, क्या भैया, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v, ये बताओ ये कितनी होगी जब ये स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, ठीक है। इनिशियल तो 0 है, ये तो पता है क्योंकि नीचे का केस है। टाइम दे दिया आपको, ठीक है, जी बताया आपको, तो आपको क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या निकालनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लिखोगे यूजिंग, देखो बेटा आपके पास u पता है, g पता है, t पता है, तो आप करोगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फॉर फ्री फॉल, ठीक है बेटा। मैं थर्ड लगा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लगा सकता। सेकंड लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको v निकालना है। v आपका फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है। अब थर्ड के लिए आपको s पता होना चाहिए, s आपको पता ही नहीं, यानी कि हाइट पता होनी चाहिए। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, तो v इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, u प्लस gt होता है, v प्लस gt होता है। v निकालो, u 0 है, g कितना है 10, और ये कितना है 0.5, तो v कितना आ गया बेटा आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड क्या बोल रहा है इसका, सेकेंड जो बोल रहा है, सेकेंड हम दूसरे पेन से कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मज़ा तो इसी में ही है, कलरफुल लाइफ होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, वो होता है u प्लस वी डिवाइड बाय 2। अगर आपको इनिशियल पता है, फाइनल पता है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल कितनी है भैया आपकी 0, फाइनल कितनी है 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना आ गया बेटा 5/2, तो कितना आ गया आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? देखो प्लस माइनस तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, 0 + 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे 0 आ जाएगा, वो कहेंगे सर 5 आंसर। नहीं बेटा, तो ध्यान देखना है, कैलकुलेशन तो बेटा आपको आनी चाहिए, बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपका। हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो हाइट है, ये हाइट निकालनी है आपको, तो हाइट निकाल दोगे आप बिल्कुल। कैसे बेटा, देखो अब हाइट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड, या फिर एक काम करते हैं सेकंड यूज़ कर लेते हैं भाई साहब, सेकंड भी आसान रहेगी आपके पास, ठीक है। सॉरी, हम ले लेते हैं यूजिंग, कोई से भी ले सकते हो, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है बेटा, ये होता है h इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ut प्लस हाफ gt²। तो u कितना आपका 0, ठीक है, h है 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू g कितना आपका बेटा, वो है 10, और t कितना आपके पास 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 5, तो h कितना आया बेटा आपका 5 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 0.25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना था 25, और 0.5 है, बात समझ में आ रहा है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 1.25 मीटर, बात समझ में आ रहा है 1.25 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि हाइट कितनी हो गई भैया, कितनी हाइट से गिरा 1.25 मीटर, बात समझ में आ रहा है। तो जल्दी से छाप लो, 3, 2, 1 छापो जल्दी से। तो यानी कि इसकी हाइट भी निकाल ली,
ठीक है। इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली और कितनी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये स्ट्राइक करेगा तो वो भी निकाल ले। कितना बेटा 5 मीटर पर सेकंड। तो जल्दी से छापो 3 2 1 आगे बढ़ते हैं जल्दी से बढ़िया कर दिया होगा आपने, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऑन फ्री फॉल। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है भैया। एक को फेंका गया है नीचे से ऊपर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने नीचे से कहाँ फेंका भैया, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। तो ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई भैया इसकी, यहाँ से लेकर हाइट कितनी दे रखी है आपकी, वो देखिए 10 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी है 10 मीटर। इसको पोजीशन ए और उसको बी मान लो। तो जब आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वी कितना हो जाएगा बेटा आपका, फाइनल वेलोसिटी 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, ठीक है। और टाइम बताना है, यानी कि आपको यू निकालना है और टाइम कितना लगा इसको पहुंचने में। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड फेंका गया, तो ध्यान रखना कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है क्या आ गई भैया, फाइनल वेलोसिटी जो आ गई आपकी, यानी कि वी की बात कर रहे हैं, वो कितनी आ गई 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी आप देखोगे ऊपर है या नीचे है तो आपको दो वैल्यूज तो अपने आप ही पता लग गई हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का, हम ले लेते हैं कितना बेटा, माइनस का 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि हाइट दे दी आपको, क्या दे दी भैया, हाइट दे दी। हाइट कितनी दे दी, एच दे दी। मैंने 10 यू लिया ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। कितनी है बेटा, 10 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालनी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको, यानी कि u निकालना है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम, कि भैया नीचे से ऊपर तक कितने टाइम में ये पहुंच गया, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, ये चीज़ आपने देख ली है। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है u। तो u के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो बेटा आपके पास v पता है, g पता है, t नहीं पता, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाओगे। आप कौन सी लगाओगे बेटा, आप लगाओगे थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपको v पता है, ठीक है, h पता है और g पता है। तो लिखोगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। बात समझ में आ रहा है भैया। थर्ड इक्वेशन ही क्यों लगाई, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ना t पता है ना u पता, तो पहली वाली तो कैंसिल, ठीक है। सेकंड क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, बट हम पहले हमें क्या निकाल लिया, हमें निकाली इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, बिल्कुल होता है सर। v कितना है आपका 0 का स्क्वायर, u आपको पता नहीं है, प्लस 2 इंटू ये कितना आया माइनस का 10, ठीक है। ये इंटू कितना आया आपके पास, ये भी कितना आया आपके पास, ये भी आ गया 10, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये कितना आ गया आपके पास 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 200, ठीक है। ये 200 को भेज दोगे यहाँ पे, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 200, यानी कि यू कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट 200। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। मैं काट देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। हम 100 का जब बाहर निकालेंगे रूट तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यू कितना आया आपके पास 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। देखो बेटा 2 पता है, g पता है, h पता है। 2 कितना था, 2 तो 2 है, g कितना है आपका -10, h कितना है आपका 10, 10 से मल्टीप्लाई करा 100 माइनस का, और ये कितना आएगा माइनस का 200। जब इसको यहाँ भेजोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 200, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अभी पूछ रहा है टाइम, क्या पूछ रहा है भैया, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए हम एक और पेन यूज़ कर लेते हैं भाई साहब, बहुत कलर है हमारे पास, तो जितने हैं उतने यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन फॉर फ्री फॉल, कोई सी भी इक्वेशन लगा दो आप, फॉर फ्री फॉल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वैसे एक काम करते हैं, फर्स्ट लगा लेते हैं, फर्स्ट आपके लिए आसान रहेगी, निकाल तो हम इससे भी देंगे, ठीक है। फर्स्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू कितना था, u प्लस कितना होता है बेटा जी टी, u कितना है 0, ये कितना आ गया अंडर रूट 2,
ये प्लस कितना आ गया, ये माइनस का कितना आ गया 10 इंटू कितना आ गया बेटा t, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम भेजेंगे तो कितना आ गया 0 इक्वल टू कितना आ गया 10√2, ठीक है। माइनस से कितना आ गया आपका 10t, बात समझ में आ रहा है। ये 10√2 है, ध्यान रखना है। मैं इसको फिर से ओवरराइट हो गया, फिर से ये थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10√2 माइनस 10t। अब मैं 10t को धर ले आता हूँ, ठीक है। तो कितना आ गया 10√2, बात समझ में आ रहा है। तो 10 से 10 कटा तो t कितना आया आपके पास √2, और √2 कितना होता है बेटा 1.41 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना लगा आपके पास 1.41 सेकेंड लगे। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करा, हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका कैसे क्वेश्चन आता है, उसका क्या क्या यूज़ है। और हमने फ्री फॉल पढ़ा, फ्री फॉल की हमने इक्वेशंस करी और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करे। और हाँ, फ्री फॉल्स के जो नोट हैं हमने बताया था, जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं विद मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सेम एनर्जी के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको व्यू करें, उसको दबा के लाइक्स करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा, टेक केयर।